नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स और आज के शो में एक यूनिक कैटेगरी ऑफ फंड की हम बातचीत करेंगे और वो है बुलियन से रिलेटेड। आज चर्चा होगी डीएसपी सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड की, जो एक एनएफओ है। इसकी और डिटेल्स आपके सामने लेकर आएंगे इस शो में। हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अनिल गहलानी, जो कि हेड ऑफ पैसिव इन्वेस्टमेंट्स डीएसपी म्यूचुअल फंड से हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और इस एनएफओ के बारे में तो डिटेल्स लेंगे ही। कमोडिटीज और स्पेशली गोल्ड सिल्वर वैसे भी काफ़ी एक्साइटिंग रहे हैं इन्वेस्टर्स के बीच में। ज़बरदस्त रिटर्न्स इन दोनों ही कमोडिटीज़ ने बना कर दिया है, तो इस फंड में काफ़ी इंटरेस्ट आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स का रहेगा। लेकिन उससे पहले थोड़े मार्केट्स पर भी आपका व्यू लेना चाहेंगे। करंट मार्केट सिनेरियो को आप कैसे देख रहे हैं? हमने लॉसेस देखे, निफ्टी पीक से 14% करेक्ट हुआ और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड भी रहा पिछले 2 महीने में। अब यूजुअली आमतौर पर एक्विटीज़ में कहावत है सेल इन में एंड गो अवे। तो हालांकि अगर आप ऑन एन एवरेज देखेंगे तो 10 में से 6 बार ऐसा ही हुआ है कि निफ्टी ने मई में पॉजिटिव रिटर्न्स ही लैंड किए हैं। इस बार क्या एक्सपेक्ट करें? जो मार्च अप्रैल का पॉजिटिव मोमेंटम है वो कंटिन्यू होगा या कोई और व्यू है आपका? देखिए, आपका पॉइंट बहुत वैलिड है कि शार्प करेक्शन के बाद हमने एक रैली देखी है। बहुत सारा चीज़ें अभी क्वार्टरली अर्निंग्स के ऊपर डिपेंड होगा कि कंपनीज का रिजल्ट्स कैसे आ रहा है। मैं मार्केट को 3 चीज से देखता हूं, उसको मैं एक अच्छे से बताता हूं। कॉफी अप्रोच, COFE। तो CO उसमें है जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स है, कंपनी के जो मुनाफे है, क्योंकि हम नेट उसको खरीद रहे हैं, जो कंपनी में हम निवेश कर रहे हैं, हमें उसके प्रॉफिट का शेयर चाहिए। तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स कैसे होगी, वो एक मेन डिपेंडेंट फैक्टर है। सेकंड, फ्लोज कैसे आ रहा है। तो अगर कैपिटल मार्केट्स में फ्लो कंटिन्यू रहेंगे अच्छे से तो डेफिनेटली हमें उसका वैल्यू मिलेगा, हमें उससे बेनिफिट मिलेगा। और ई जो पार्ट है कॉफी का, ई में वो है इवेंट रिस्क। यदि कोई खराब इवेंट आ जाती है, कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट आ जाती है, तो वो एक डैम्पनर, एक नेगेटिव हो सकता है। तो वो हिसाब से मार्केट को देख के थोड़ा कॉशियस वे में मेरे हिसाब से अभी निवेश करना चाहिए। ओके, निवेश करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और, हमने काफ़ी कुछ उथल पुथल देखी है पिछले कुछ महीनों में, और जैसे आपने भी कहा कि एक इवेंट रिस्क रहता है जिसको फैक्टर इन करके चलना चाहिए। और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो इवेंट रिस्क रहे हैं, वो बेसिकली ट्रंप, उनकी पॉलिसीज़, उनके एक्शन से रिलेटेड रहे हैं। अभी ये अमेरिका का, ट्रंप का, अमेरिका की ग्रोथ का जो डर है वो आगे भी सता सकता है क्या, या फिर कहें कि वर्स्ट इज़ ओवर? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि अभी तक वो 90 डे एम्बार्गो लगा है, जब तक सब सॉर्ट आउट होने के लिए उम्मीद है। तो डेफिनेटली मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वर्स्ट इज ओवर। हाँ, एक जो सडन एक इम्पैक्ट था, एक सडन नेगेटिव इम्पैक्ट जो था, उसको कुछ हद तक एक रिलैक्सेशन मिला है कि हर एक कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव है वो एक नेगोशिएशन टेबल पे आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से अगले कुछ हफ्ते तक का ये एक बहुत वेट एंड वॉच सिचुएशन रहेगा। बट ओवरहैंग रहेगा ही कि अनसर्टेनिटी है कि टैरिफ रिलेटेड फाइनल क्या डिसीजन आता है। यदि सब ईज आउट हो गया ये 90 डे के अंदर, तो डेफिनेटली वो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा मार्केट्स के लिए। बट यदि थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं आती है और वो एस्केलेट हो जाता है, तो मेरे ख्याल से ये काफी नेगेटिव हो सकता है ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स के लिए। ओके। ऐसे सिचुएशन में इंडिया जैसी मार्केट्स या कुछ कुछ इकोनॉमीज है जिसमें काफी हद तक डोमेस्टिक ड्रिवन कंजम्पशन है, डोमेस्टिक ड्रिवन ग्रोथ है, तो वो एक हद तक ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगी। राइट। अच्छा, अब तक का अर्निंग सीजन आपको कैसा लगा? काफ़ी सारे सेक्टर्स के दिग्गजों के नंबर सामने आ चुके हैं। बहुत एक्सपेक्टेशंस हाई तो नहीं थी, और शायद यही वजह है कि हमने बहुत कोई सीवियर रिएक्शन बहुत ज़्यादा इस बार के अर्निंग सीजन में सोफार आते हुए नहीं देखे। बट अब तक का अर्निंग सीजन कैसे रेट करते हैं आप, और आगे के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि एक्सपेक्टेशंस काफी लो थे सबके, तो उसके हिसाब से मेरे हिसाब मैं समझता हूँ कि अर्निंग्स काफी कंफर्टेबल रहे हैं। कुछ कुछ सेक्टर्स में जहाँ पे गाइडेंस भी थोड़ा स्टेबल आया है, तो वहाँ पे एनालिस्ट और इन्वेस्टर कम्युनिटी का थोड़ा व्यू ग्रेजुअली पॉजिटिव टर्न होगा। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो मेरे हिसाब से पिछले कई क्वार्टर से सिग्निफिकेंटली अंडर परफॉर्म कर रहे। उन सेक्टर्स में अभी रिजल्ट्स वॉच करके
ग्रेजुअल टर्न अराउंड आ सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बैंकिंग इन फाइनेंशियल सर्विसेज, विद इन दैट बैंकिंग सेक्टर अगर देख ले तो काफी सारे जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थे उनके रिजल्ट्स थोड़े बहुत पॉजिटिव आए हैं, थोड़ा गाइडेंस है, बट रिलेटिव वैल्यूएशन बहुत ही अंडर वैल्यू चल रहा है काफी काफी टाइम से। तो वो एक सेक्टर है इंपॉर्टेंट जिसमें हम कुछ एक्टिविटी देख सकते हैं पॉजिटिव। उसी हिसाब से आईटी एज ए सेक्टर, उसमें भी काफी हद से 1-1.5 साल से काफी अंडर परफॉर्मेंस रहा है। तो रिलेटिव बेसिस पे कुछ कुछ सेक्टर्स में बहुत ही अच्छे अपॉर्चुनिटीज दिखने का चांस लगता है अभी करंट अर्निंग सीजन से। ओके अच्छा, डोमेस्टिक थीम्स में कहाँ कहाँ कंफर्ट है आपका? आपने बैंक, फाइनेंशियल्स का जिक्र किया, आईटी की बात की, लेकिन अगर हम डोमेस्टिक थीम्स को प्ले आउट करना चाहें इन्वेस्टर्स, तो कहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है जहाँ पर वैल्यूएशन, अर्निंग ग्रोथ, मोमेंटम सब दिखाई दे रहा हो? देखिए, ये तीनों चीज का मिक्सचर तो दिखना बहुत ही मुश्किल है एज ऑफ नाउ, बट दो चीज मैं बता देता हूँ जहाँ पे इन्वेस्टर्स को वॉच रखना चाहिए पॉजिटिव ट्रेंड से। डोमेस्टिक कंजम्पशन अगर आप देखें तो अपन कहते हैं ना कि अपना जीडीपी का फॉर्मूला क्या रहता है कि C+I+G, मतलब कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड G इज फॉर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, एंड फोर्थ पार्ट इज द X माइनस M, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, नेट ऑफ दैट। तो इसमें जो डोमेस्टिक ड्रिवन जो है, एक जो बहुत बड़े हद तक जो इम्पैक्ट करेगा वो है G पार्ट, जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है काफी हद तक हमें देखने मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से उसके रिलेटेड सेक्टर्स में एक वॉच रखना जरूरी है। डोमेस्टिक कंजम्पशन ड्रिवन जो जैसे फॉर एग्जांपल कंज्यूमर स्टेपल्स है, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है, उसमें एक हद तक वॉच रखना जरूरी है। तो ये दो एलिमेंट्स का इंटरकनेक्टेडनेस भी बहुत है। एक छोटा एग्जांपल बताता हूं मैं कि मान लीजिए कि जी मतलब जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है उससे लास्ट बजट में जैसे पॉइंट था कि इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड बहुत बड़ा स्पेंडिंग होने की एक्सपेक्टेशन है। मान लीजिए रोड्स बनेंगे, रेलवेज बनेंगे, तो काफी हद तक जो छोटे शहर है जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, उन शहरों में आपको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा दिखेगी। उन शहरों के जो लोग रहेंगे उनकी अर्निंग्स प्रोफाइल एनहांस हो जाएगी। वो होने से उनका जो कंजम्पशन पैटर्न है, उनकी जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, डिस्क्रिशनरी मतलब कि जो चॉइस है, स्पेंड करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो रुक सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल, किसी के पास एक 2 व्हीलर है, थोड़ी उनकी इनकम बढ़ी, थोड़े उनके उधर रोड्स एक्सपांड हो गए, तो उनका प्रोडक्शन वगैरह एनहांस हो रहा है, उनको नए जॉब्स मिल रहे हैं, तो बोलेंगे चल ना अभी नेक्स्ट सीजन जो आएगी, अभी फेस्टिव सीजन, अभी अक्षय तृतीया गए, अभी और कोई फेस्टिव सीजन आएगी, तो उसमें 2 व्हीलर तो एक है ही, बट एक अभी छोटा सा 4 व्हीलर ले लेते हैं। तो वो टाइप का डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग है, पेंट्स में स्पेंडिंग हो सकता है, ऑटो एंसिलरी में हो सकता है। तो वो टाइप के सेक्टर्स में हमें डेफिनेटली एक पॉजिटिव इंटरकनेक्टेडनेस से डोमेस्टिक कंजम्पशन ड्रिवन ग्रोथ देखने को मिल सकता है। ओके और अवॉइड क्या कर रहे हैं अभी, या फिर वैल्यूएशंस महंगी, अर्निंग्स में उतनी ग्रोथ कहाँ नजर नहीं आ रही, जिन सेक्टर से फिलहाल दूर रहना चाहिए, जिन पॉकेट से? देखिए, मेरे हिसाब से दूर रहने के लिए अभी 2 या 3 सेक्टर ऐसे लग रहे हैं जिसमें साइक्लिकलिटी है। वैल्यूएशन कंफर्ट अगर है भी, फिर भी अगर लगे कि साइक्लिकल सेक्टर्स अपन देखें तो उसमें थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। जो कैपिटल इंटेंसिव टाइप सेक्टर है उसमें थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। उसी हिसाब से जैसे मैंने एक पॉजिटिव बताया कि भाई आईटी में वैल्यूएशन कंफर्ट है, बट फिर भी उसमें एक कॉशियस रहना जरूरी है, क्योंकि अपना जो आईटी सेक्टर है इंडिया का, स्पेशली जो लार्ज बड़ी कंपनीज है आईटी सेक्टर में जहां पे इक्विटी मार्केट में हम निवेश कर सके, वो काफी हद तक एक्सपोर्ट ड्रिवन है। तो अगर वो एक्सपोर्ट ड्रिवन ग्लोबल मार्केट्स में थोड़ा मंदी का सिनेरियो रहता है, या तो उनका स्पेंडिंग थोड़ा स्लो चलेगा, तो डेफिनेटली अपनी जो आईटी सेक्टर की जो वो बड़ी कंपनियां हैं उनके भी ऑर्डर फ्लो, उनके भी अर्निंग्स वो थोड़े कंप्रेस्ड रहेंगे। तो ये एक जहां पे भी अपन सोच सकते हैं कि ग्लोबल लिंक्ड बिजनेस है, जहां पे भी हम सोचे कि
ये जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के हिसाब से वो कंपनियों के बिजनेस में या तो उनके प्रॉफिट मार्जिन्स में, दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। कोई रीजन से बिजनेस चलता भी रहे, बट जो उनके ग्लोबल क्लाइंट्स है वो बोले कि आपका प्रॉफिट मार्जिन में सिग्निफिकेंटली कंप्रेस कर दूंगा, तो उन सेक्टर्स में बहुत ही थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। ओके फिर एक चीज़ और बताइए अनिल जी, फिर इन्वेस्टर्स को कैसे नेविगेट करना है इस मार्केट्स में? थोड़ा कैश पे रहें, थोड़ा इन्वेस्ट करें, अच्छे प्रॉफिट्स में है तो थोड़ा प्रॉफिट्स भी ले लें क्या? क्योंकि अनसर्टेनिटी जैसे आपने कहा अभी भी बनी हुई है, नो मैटर हमने पिछले 2 महीने में एक अच्छा रिकवरी, एक अच्छी बाइंग आते हुए देखी है। तो एक आइडल स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है कि इन्वेस्टर्स की, क्योंकि बहुत सारी अप्रीहेंशंस, कन्फ्यूजन इन्वेस्टर के मन में है कि वो करें क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, और मुझे ऑलमोस्ट एवरीडे यही क्वेश्चन आते रहे जब भी मैं डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर या इन्वेस्टर्स को मिलता हूं। तो मैं सबको सिंपल ही बताता हूं कि देखिए, एक तो यदि आपने आपके किसी लाइफ गोल, मतलब जो आपके किसी लाइफ के लक्ष्य को लिंक करके आपका इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया है, तो उसको स्टॉप मत करिए। ये एक बहुत सिंपल इन्वेस्टर एजुकेशन कैंपेन हम भी बहुत एक्टिवली प्रमोट करने की ट्राई कर रहे हैं कि आई विल नॉट स्टॉप। कहने का मतलब है कि मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू करना जरूरी है, बट सिर्फ कोई मार्केट के उतार चढ़ाव को देख के मैं मेरे वो जर्नी को स्टॉप नहीं कर दूंगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है कि आपको आज की डेट में कोई जो आपके एग्जिस्टिंग चले आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट प्लान है, कोई SIPs वगैरह चले आ रहे हैं, तो उनको आपको एक सडन नी जर्क रिएक्शन करके स्टॉप नहीं करना है। आपको प्रॉपर वे में आपके जो ट्रस्टेड फाइनेंशियल एडवाइजर उनको सजेस्ट लेके इन्वेस्ट करते रहना है। सेकंड, यदि आपको जहां पे भी ऐसा लगे कि कुछ पार्ट ऑफ द मार्केट थोड़ा मुझे डिस्कम्फर्ट लग रहा है, तो आप एक हद तक कहें ना कि बैलेंस्ड अप्रोच लेके एक मल्टी एसेट एलोकेशन का थॉट माइंड में रखिए। उससे क्या होगा कि एक कंपोनेंट वो पोर्टफोलियो का रहेगा इक्विटी, जिससे आपको ग्रोथ मिलते रहेगा। एक कंपोनेंट हो गया डेट या बॉन्ड्स, मतलब जो अपन कहे जो डेट कंपोनेंट से आपको एक टाइप की स्टेबिलिटी मिल जाएगी पोर्टफोलियो में। और तीसरा कंपोनेंट रहेगा कमोडिटी। तो कमोडिटी ऐसा है कि जो एक टाइप का अपने लिए एक लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन हेज भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म डाइवर्सिफिकेशन या वॉलेटिलिटी हेज हो सकता है। कि जब भी यूजुअली स्पीकिंग इक्विटी मार्केट्स में बहुत उतार चढ़ाव में जब भी नेगेटिव मतलब उतार आ रहा है या डिक्लाइन आ रहा है, काफी हद तक ऐसे सिचुएशंस में कमोडिटी आपको एक बफर देती है, क्योंकि वो लो कोरिलेशन रहते हैं इक्विटीज और बॉन्ड्स के साथ में। तो ये 3 एसेट क्लास का आप एक एलोकेशन सोचिए, आपके हिसाब से बेस्ट फिट में उसमें निवेश करते रहिए। नो डाउट कुछ अनसर्टेनिटी रहेगी, नो डाउट ये एक मार्केट का उतार चढ़ाव का एक पार्ट है, उसमें ये आपको बेनिफिट दे सकता है। ओके तो अनिल जी ने यहाँ पर स्ट्रैटेजी बताई है हमारे व्यूअर्स के लिए एग्जैक्टली क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से इन्वेस्टर्स को नेविगेट करना चाहिए इस तरीके के मार्केट में। क्विकली एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे DSP सिल्वर ETF की, और साथ ही साथ सिल्वर मार्केट पर भी लेंगे आउटलुक, समझेंगे कैसे देख रहे हैं यहाँ से सिल्वर के बाजार को आगे जाते हुए। इन सब मुद्दों पर करेंगे बातचीत एक छोटे से ब्रेक के बाद, जल्द वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बंधन म्यूचुअल फंड प्रेजेंट फायदेमंद फंड्स। आज हम बात करेंगे अब DSP सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड की, और हमारे साथ मिस्टर अनिल गहलानी बने हुए हैं जो कि हेड ऑफ पैसिव इन्वेस्टमेंट्स DSP म्यूचुअल फंड से हैं। अनिल जी, मार्केट्स पर तो आपने आउटलुक दिया, काफ़ी गाइड किया हमारे व्यूअर्स को। अब हम इस ETF के बारे में आपसे डिटेल लें, उससे पहले सिल्वर के बाजार को आप यहाँ से कैसे देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं, क्योंकि आमतौर पर या यूजुअली हमने इस तरीके के ट्रेंड्स नहीं देखे हैं जैसे हमने रिसेंटली बुलियंस में आते हुए देखे। मतलब 2023, 2024 और 2025 यानी YTD रिटर्न्स भी आप देखें तो लगातार यहाँ पर बाइंग आती हुई दिखाई दी है, जो किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था। हालांकि एक फैक्ट ये भी है कि अगर पिछले 1 साल के रिटर्न्स देखें तो गोल्ड ने 40% और सिल्वर ने 20% के रिटर्न दिए हैं। ऑल्दो साल की शुरुआत से पहले एंटिसिपेट ये किया जा रहा था कि सिल्वर एक आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा। तो पहले तो ये कि जब लगातार 2-3 साल हम तेजी देख लेते हैं तो एक डर ये होता है कि ऑलरेडी इतना तो चल चुका है ये मार्केट, और कितना चलेगा, इतने रिटर्न के वापस से इस तरीके के आते हुए दिखाई देंगे। तो सबसे पहले तो ये बताएं क्या व्यू है यहाँ से सिल्वर के मार्केट को लेकर, क्या आउटलुक है? बहुत परफेक्ट आपने कहा कि जब भी
हम किसी भी एसेट क्लास या किसी भी सिक्योरिटी को अच्छे से रैली देख लेते हैं तो एक फियर रहता ही है कि क्या ये रैली कंटिन्यू करेगी या क्या मुझे अभी उसमें एक कॉशियस लेना चाहिए। तो मेरे ख्याल से कैसा है कि इसका आंसर बहुत सिंपल है कि हमें उस एसेट का फंडामेंटल डिमांड सप्लाई देखना है, उस एसेट के जो ड्राइवर्स है कि उनका रिस्क और रिटर्न के क्या ड्राइवर्स है वो देखना है। तो जैसे कि अपन पिछले सेक्शन में बात कर रहे थे कि इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, तो एक बात आई कि काफी हद तक एक तरह से डाइवर्सिफाई करते हैं अपना पोर्टफोलियो, थोड़ा इक्विटी, थोड़ा डेट, थोड़ा कमोडिटी। तो ये ना सिर्फ आपके और मेरे जैसे रिटेल निवेशक सोच रहे हैं, बट काफी लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी कमोडिटी में डाइवर्सिफाई करने के लिए सोच रहे हैं। अभी जब भी कमोडिटीज में डाइवर्सिफिकेशन आता है तो नो डाउट आपके पास काफी सारे कमोडिटीज है, बेस मेटल्स है, एग्री कमोडिटीज है, बट टिपिकली प्रेशियस मेटल्स यानी कि गोल्ड और सिल्वर में फोकस रहता है। गोल्ड बहुत रैली कर गया है फास्ट, सिल्वर ने थोड़ा कम ग्रो किया है। राइट। बट जैसे आपने एक नंबर बताया अभी के ईयर टू डेट, आई थिंक गोल्ड का आपने कुछ नंबर बताया, आई थिंक या ये लास्ट 1 ईयर में, आई थिंक 1 ईयर का, यस यस, 40% गोल्ड और 20% सिल्वर। 40% गोल्ड, 20% सिल्वर। तो अभी मैं एक दर्शकों से एक शेयर करना चाहूंगा कि सिर्फ एक महीने या 1.5 महीने पहले की जो फेस्टिवल सीजन थी, कल जो अपने परसों अक्षय तृतीया का फेस्टिवल सीजन देखा, तो वहां का अपन अप्रोक्सीमेटली ये नंबर देखते कि एक साल में गोल्ड ने लगभग 40% दिया, सिल्वर ने थोड़ा कम 20% दिया। सिमिलर नंबर अप्रोक्सीमेटली 1.5 मंथ्स बैक जब भी होली का फेस्टिव सीजन था, तो मैं मेरे टीम के साथ डिस्कस कर रहा था कि गोल्ड और सिल्वर दोनों ने अप्रोक्सीमेटली 30% रिटर्न दिख रहे थे 1 ईयर पीरियड के। तो उससे कहने का मतलब यह है कि सिल्वर में बहुत बार वॉलेटिलिटी थोड़ी गोल्ड से ज्यादा होती है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, रिसेंट टाइम में जो गोल्ड का रैली आया है, सिल्वर ने वो रैली थोड़ी कैचअप कम की है। इसके चलते एक व्यू बन सकता है कि यदि कमोडिटीज में डाइवर्सिफिकेशन बना रहेगा, यदि प्रेशियस मेटल्स गोल्ड में रैली चल रही है, वो अगर सस्टेन रही, तो सिल्वर उसके हिसाब से बहुत ही अंडर वैल्यूड लग रहा है। और हेंस सिल्वर में एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी करंट लेवल्स पे बन सकती है। ओके अच्छा, एक चीज़ और सिल्वर पर आपसे अनिल जी, यूजुअली हम गोल्ड सिल्वर रेशियो की बात करते हैं, हिस्टोरिकली ये रेशियो 70:1 रहा है। जिस तरीके से गोल्ड बढ़ा है, अब ये जो रेशियो है वो 100:1 हो गया है। तो आमतौर पर इस तरीके की डिबेट भी होती है कि या तो गोल्ड को करेक्ट होना पड़ेगा इस हिस्टोरिक एवरेज को मीट करने के लिए, या फिर सिल्वर प्राइसेस को ऊपर आना पड़ेगा। गोल्ड घटेगा इतना, इसकी पॉसिबिलिटी तो कम लग रही, तो इसीलिए मैं एंटिसिपेट यही किया जा रहा है कि शायद सिल्वर ही इस तेजी को कैचअप करते हुए दिखाई देगा। लेकिन इसके साथ साथ, चलिए ये तो एक जेनरिक डिस्कशन हुआ, लेकिन इसके साथ साथ एक फैक्ट ये भी है, रिसेंटली कई रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें डिमांड सप्लाई को लेकर बातचीत हुई है कि 2025 में या 26 में जो डिमांड है वो सप्लाई के मुकाबले सिल्वर की ज़्यादा रहेगी। ऑल्दो ग्लोबली जो कुछ हो रहा है, ट्रम्प टैरिफ्स हैं, जो ये डेवलपमेंट्स हो रही हैं, वो एक रिस्क डेफिनेटली एक पॉइज कर रहे हैं। बट अगर हम इस डिमांड सप्लाई सिनेरियो की बात करें, तो क्या आप भी मानते हैं कि डिमांड यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड इंडस्ट्रियल सेगमेंट में स्पेशली स्ट्रॉन्ग रहेगी सिल्वर की, और ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा जो कि इसको ड्राइव करेगा? आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि सिल्वर में जो है डिमांड और सप्लाई का बहुत बड़ा मिसमैच चल रहा है, और ये करंट साल जो है वो 5वां साल है जिसमें डिमांड ज्यादा हो रही है और सप्लाई थोड़ा कम है। और इस साल का जो डिमांड नंबर एस्टिमेट किया जा रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 200 मिलियन आउंस का सप्लाई गैप आ रहा है, जो अप्रोक्सीमेटली पूरे साल का जो है उसका अप्रोक्सीमेटली 18 से 20% का ये डेफिसिट लग रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि सिल्वर का जो फंडामेंटल एस्पेक्ट है, ना कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट डिमांड, बट डिमांड जो है इंडस्ट्रियल यूज से बहुत ज्यादा आ रहा है। सिल्वर में एक इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट शेयर कर लेता हूं मैं कि अप्रोक्सीमेटली 50% से ज्यादा, मतलब 45% इन्वेस्टमेंट डिमांड, अबाउट 55% इंडस्ट्रियल यूज की डिमांड है सिल्वर में, जो काफी हद तक इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक मतलब कि भाई इवन अगर थोड़ा प्राइस यहाँ से बढ़ जाते तो डिमांड कम नहीं होगी। तो
काफी हद तक दर्शकों को भी पता ही होगा कि सिल्वर में बहुत साल से ये बात होती है कि जो सोलर पैनल्स लगते हैं उसमें सिल्वर का यूज होता है, तो वो ओके। काफी लोग जानते हैं अभी तक। लेकिन बहुत जन को ये पता नहीं है कि उसके अलावा बहुत दूसरी इंडस्ट्रियल डिमांड है, जैसे फॉर एग्जांपल ईवी। आज अपन देखते हैं अपने शहरों में कहीं भी चलो तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स धीरे धीरे बढ़ Right. रहे हैं, फिर भी वो बहुत कम है, हार्डली 0.5% अभी तक टच हुआ है। तो ऐसा एक एक्सपेक्टेशन है कि ईवी में हर एक कार के अंदर जो सिल्वर लग रहा है और नंबर ऑफ कार्स अगर बढ़ेगी, ऐसा एस्टिमेट है कि ग्रेजुअली ये 5% तक जाएगा 0.5 से, तो उसका डिमांड ईवीज में लगेगा। ओके। और एक चीज जो बहुत जन शायद नहीं जानते कि जो अभी 5G का रोल आउट हो रहा है, तो उसके 5G के रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो सेटअप हो रहे हैं उसमें भी सिल्वर का काफी हद तक यूटिलाइजेशन होता है। ओके। तो ये दो चीज जो है कि क्लीनर फ्यूल या क्लीनर एनर्जी एंड न्यूअर टेक्नोलॉजीज, फॉर एग्जांपल 5G, वो ओके। ना सिर्फ इंडिया में बट वर्ल्ड ओवर काफी देशों में इसके ऊपर एक पुश रहा है, तो उससे डिमांड मेरे ख्याल से बढ़ती रहेगी। ओके। ओके, तो कई सारे फैक्टर्स यहाँ पर बताया एनर्जी ने कि क्यों यहाँ पर सिल्वर आगे आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है, मजबूत रह सकता है, डिमांड लीड करेगी यहाँ से सिल्वर की ग्रोथ को। अच्छा, अगर हम अब इस DSP सिल्वर ETF की बात करें तो एक ये नई ओपन एंडेड स्कीम है, फंड ऑफ फंड है, और ये ओपन है ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन के लिए, क्लोज होगा 9 मई को और फिर वापस से रीओपन होगा फॉर कंटिन्यूस सेल एंड रीपर्चेज फ्रॉम May 19। तो पहले तो आपने अब सिल्वर के ट्रिगर्स तो आपने बताए, लेकिन हम इस पर्टिकुलर फंड की कुछ डिटेल्स आपसे जानना चाहते हैं कि किस इंडेक्स के अगेंस्ट बेंचमार्क है, क्या इन्वेस्टमेंट राशनाले है आपका, बताइए। कि ये सिल्वर जो फंड ऑफ फंड है वो बहुत ही सिंपल है कि जो हमारा सिल्वर ETF है उसमें निवेश करेगा। तो यदि आपके पास अगर डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ना हो, या तो आप चाहते हो कि मैं ड्यूरिंग मार्केट आवर्स बहुत बिजी रहती हूँ, मेरे तो शो चलते रहते हैं, तो मुझे कहाँ टाइम मिलेगा कि मैं मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में लॉग इन करके बाय या सेल कर सकूं, तो उसके लिए आपको सिंपल नॉर्मल म्यूचुअल फंड के रूट से जो ये एक फंड ऑफ फंड है आप निवेश कर सकते हैं। कभी भी इन्वेस्ट करिए, कभी भी एग्जिट करिए। चाहिए तो आप मंथली SIP सेटअप कर सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट से ऑटो डेबिट हो जाएगा, आपको डे एंड का लेवल के एंट्री और एग्जिट मिलते रहेंगे। और जैसे आपने पूछा कि इसका अंडरलाइंग इंडेक्स क्या होगा जिससे कंपेयर होगा, तो अंडरलाइंग सिर्फ जो सिल्वर या चांदी के जो डोमेस्टिक मार्केट के प्राइस मूवमेंट होंगे उसके साथ आपका ये सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड का प्राइस मूवमेंट मिरर होगा, मतलब रेप्लिकेट होने की हम एंडेवर करते हैं। तो वो आपका एक हद से रेफरेंस बेंचमार्क हो सकता है कि आपका मूवमेंट कैसा होगा। और हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी जो है वो हालांकि सिल्वर से लिंक्ड है, तो जैसे ही हम निवेश करेंगे जो पर्टिकुलर सिल्वर ETF में, DSP का सिल्वर ETF में, तो अंडरलाइन वो जो ETF रहता है वो एक्चुअल सिल्वर के बार्स प्रोक्योर करके हमारे कस्टडी में स्टोर करता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बहुत बार दर्शकों के क्वेश्चंस आपके पास भी आए रहेंगे, मैंने पहले आपके शोज में देखा था, स्पेशली 1-1.5-2 महीने पहले बहुत डिस्कशन चल रहा था कि ग्लोबली भी बहुत जगह पे ऐसा आ रहा था कि क्या हमारा गोल्ड और सिल्वर सेफ है, कि भाई वो कमोडिटी कहाँ है एक्चुअली। तो बहुत क्लियर वे में कंफर्ट देना चाहता हूं मैं निवेशकों को कि हर एक जो हमारे ETF के जो निवेशक है उनके अमाउंट्स आते हैं, उसके लिए बैक टू बैक हम फिजिकल कमोडिटी, या तो सिल्वर हो गया एक केस में, या तो गोल्ड हो गया, जो गोल्ड वाले फंड्स है वो हम बाय करते हैं। जो हाईएस्ट क्वालिटी के जो बार होते हैं, LBA में अप्रूव्ड बार उससे कहते हैं, वो बार हम परचेज करके हमारे कस्टडी में उसको स्टोर करते हैं। उसके ऊपर इंश्योरेंस रहता है और उसका वेरी रेगुलरली पीरियोडिक बेसिस पे ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिटर से, एक्सटर्नल ऑडिटर से, और साल में एक बार हम खुद जाते हैं एज अ फंड मैनेजर वॉल्ट में और वो वेरिफिकेशन करते हैं। तो एक हद तक एक कंफर्ट देना चाहता हूं मैं कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बहुत सिंपल है। कैश आया, उस कैश से हम वो जो ETF है उसमें अंडरलाइन कमोडिटी खरीदते हैं और सेफ कीपिंग में स्टोर करते हैं, उसके ऊपर इंश्योरेंस रखते हैं और उसका रिव्यू होता है। पिछले कुछ साल में स्टेलर रिटर्न्स, अच्छे रिटर्न्स आए हैं, नो डाउट। व्यू है बेस्ड ऑन द फंडामेंटल्स के शायद ये रैली चलती रहे, लेकिन जो कमोडिटीज है वेदर सिल्वर और गोल्ड, उसको हमें ऑलवेज एक पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, एक हेज ऑफ इन्फ्लेशन या हेज अगेंस्ट अनसर्टेनिटी,
उसी की तरह देखना चाहिए, ना कि हमें उसे रिटर्न ड्राइवर की तरह देखना चाहिए। करेक्ट। कहने का मतलब ये है कि हम देख रहे, जैसे आपने कहा मैडम, परफेक्ट नंबर दिया कि एक साल में 40% रिटर्न, पिछले साल में भी 30-40% रिटर्न दिया है। तो उसको देख के निवेशकों को इसमें बहुत ज्यादा वेटेज लेके, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि सिल्वर और गोल्ड बहुत ज्यादा परसेंटेज में आपके पोर्टफोलियो में है। यूजुअली स्पीकिंग हर एक इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो अलग होगा, नो डाउट, बट एक हद तक उसको लिमिट में ओन करना चाहिए, ना कि हमें उसे रिटर्न ड्राइवर देख के ओन करना चाहिए। यहाँ आउटलुक एक देने की कोशिश की गई है, उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश की गई है जो तमाम इन्वेस्टर्स के मन में है कि यहाँ से सिल्वर की चाल कैसी रह सकती है इस चर्चा के थ्रू। शुक्रिया अनिल जी आपका शो में आने के लिए और इस फंड से जुड़ी हुई डिटेल, सिल्वर आउटलुक, साथ साथ मार्केट्स पर अपने व्यूज शेयर करने के लिए। इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज पर। नमस्कार।